अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमसे पहला एमसीक्यू पूछा जा रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स ऑफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से मुराद कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A, जीरो ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A तक और साथ में जीरो ग्रुप के एक्सेप्ट हीलियम। ये चार ऑप्शंस हैं, तो सही आंसर है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। हमें पता है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें नोबल गैसेस शामिल हैं। इस तरह से ग्रुप 1B से लेकर ग्रुप 8B तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन्हीं के अंदर एक ग्रुप है 3B और 3B से बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अल्कली मेटल हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कौन से अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक एलिमेंट की जद्दोजहद कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ये उसकी अट्रैक्शन या उसकी टेंडेंसी। टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself is called electronegativity। अब हमें ये बात पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी तो वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाएगा, बजाय ये कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा किसका साइज सबसे बड़ा है। लिथियम का साइज बहुत बड़ा है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, सोडियम का साइज उससे बड़ा है, पोटेशियम का और बड़ा, और सीजियम का साइज यहाँ पर सबसे बड़ा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, जबकि यहाँ पर लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब आपने किसी एटम से वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है यानी निकलवाना है, तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एटम या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसके बाद एस्केप कर जाएंगे वैलेंस शेल से। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें, जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी अपने वैलेंस शेल पे। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास सिर्फ दो ही शेल्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें हम सीजियम की तो सीजियम के पास ज़्यादा शेल्स हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं। तो पोटेशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पोटेशियम की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पर कम हो जाएगी क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, जबकि यहाँ पे लिथियम की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी करीब है। अब इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना मुश्किल होगा, हार्ड टू इजेक्ट। अब जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगी इसको निकालने के लिए, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, जबकि पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली सीजियम का साइज और बड़ा है तो सीजियम की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बात करें कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम की, लिथियम हमारा सही आंसर है। और सीजियम की यहाँ पर लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी भी कहा जाता है, तो मैंने आईपी से शो किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अगर आपको इनके दो एलिमेंट्स के बारे में पता हो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं, तो सारी एलिमेंट्स ग्रुप 2A से बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर आप ग्रुप 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्रुप 2A। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का मतलब यह है कि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे न्यूक्लियस की सराउंडिंग में शेल्स हैं और शेल्स की सराउंडिंग में जो आखिरी शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ताकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके इनके वैलेंस शेल में। लेकिन बात यह है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस कर देंगे, ताकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो इनका इनर आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनकी वैलेंसी हो जाएगी +2, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर। इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि वाटर के साथ में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। सबसे पहले तो हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है ग्रुप 1A के मुकाबले में। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है और इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इनका साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ये इतना तेज़ी से, इतना विगरसली रिएक्ट नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम ग्रुप 1A की बात करें। ग्रुप 1A का साइज़ बड़ा है, ग्रुप 1A का साइज़ बड़ा है और यहाँ पे इनका न्यूक्लियर चार्ज छोटा है। अब इनका न्यूक्लियर चार्ज छोटा है, यानी कि +1 का चार्ज होता है इनके ऊपर, +1 की वैलेंसी होती है इनकी। अब जब इनका न्यूक्लियर चार्ज छोटा होता है और इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तेजी से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ज़रा देर से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 1A के एलिमेंट ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, बेरियम और स्ट्रोंशियम, क्योंकि ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे रॉन्ग ऑप्शंस हो गए। सबसे पहले तो आपने इसको इसको क्या नाम है वो कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम भी ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, यानी कि मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम तीनों ही ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं। तो हमारे तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A के एलिमेंट से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है आईपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 2 व्हेन कंपेयर्ड विद ग्रुप 1A इज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रुप 2 की अगर 1A के हिसाब से कंपेयर करें तो ज़्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी या नन ऑफ द अबव। देखिए आईपी का मतलब यह है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, और हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था कि ग्रुप 1A की आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 1A की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। दोबारा समझाता हूँ, बहुत आसान है ये। अगर हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनके कोर चार्ज की बात करेंगे तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का कोर चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा वो होगा +2, और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स पे जो कोर चार्ज होगा वो होगा +1। ये एक रफ चार्ज है। अब +1 की वजह से ग्रुप 1A की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगी, यानी यहाँ पर ही मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगी ज़्यादा। अब साइज भी ग्रुप 1A का बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप 1A का साइज बड़ा होने की वजह से वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात करें तो इसका साइज छोटा है, वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा है, तो ये देर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि अगर हम ग्रुप 2A की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे, आईपी वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 2A की, तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1A। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। सोडियम का आयन Na+ आयन स्मॉलर होता है सोडियम एटम से, बिगर होता है सोडियम एटम से, या सेम साइज होता है, या नन ऑफ द अबव।
तो आइए ज़रा देखते हैं, अगर हम सोडियम के आयन की बात करें तो देखें सोडियम के पास आखिरी शेल में होते हैं सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास टोटल 3 शेल्स होते हैं। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ आयन के अंदर और अब उसके पास रह जाते हैं 2 शेल्स। सोडियम के आयन के पास 2 शेल्स हैं और सोडियम एटम के पास 3 शेल्स हैं। तो हमें क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि सोडियम का साइज यानी सोडियम एटम का साइज बड़ा होगा और Na+ आयन का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर सोडियम के आयन का साइज हो जाएगा स्मॉलर देन सोडियम एटम। आई होप यू गेट द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है मेटेलिक सोडियम इज यूजुअली स्टोर्ड इन। जो सोडियम होता है, मेटेलिक सोडियम जो होता है वो आमतौर पे किस चीज़ के अंदर स्टोर किया जाता है? तो मेटेलिक सोडियम को स्टोर किया जाता है मिट्टी के तेल के अंदर यानी केरोसिन ऑयल के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये हाईली रिएक्टिव है और किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट कर सकता है। अब केरोसिन जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कंप्लीटली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसकी वजह से होता क्या है कि सोडियम इसमें डिजोल्व नहीं हो पाता। सोडियम आयोनिक नेचर रखता है और सोडियम केरोसिन ऑयल के अंदर जब डिसॉल्व नहीं हो पाता तो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए वो केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है वो ताकि वो किसी और चीज़ के साथ में रिएक्ट ना करे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। हमसे नेक्स्ट MCQ के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट अल्कली मेटल्स के हिसाब से ठीक नहीं है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहली बात कि अल्कली मेटल्स जो है वो रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल्स S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं यकीनन, क्योंकि अल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 1A से और ग्रुप 1A S ब्लॉक के अंदर आता है। उनके हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। बिल्कुल उनके हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही आंसर है। यानी कि अगर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सोल्यूशन बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है सोडियम का, ये अल्कलाइन इन नेचर है, यहाँ तक बात ठीक है। अब आखिरी ऑप्शन रह गया है, ये आखिरी ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा सही आंसर भी है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। हमें पता है कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो ये सही है, मतलब नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 11 पे। तो MCQ नंबर 11 पे हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली। इनमें कौन सा ग्रुप ऐसा है एलिमेंट्स का जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा? तो देखिए ग्रुप 1A के एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ग्रुप 1A लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली या मोर रेडिली, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये हमारा सही आंसर होगा। जबकि ऑप्शन बी के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है जो कि बिलोंग करता है ग्रुप 5A से, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आमतौर पे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। ऑक्सीजन भी आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और लॉस नहीं करता आमतौर पे। ये ग्रुप्स 5A, 6A और 7A से बिलोंग करती हैं एलिमेंट, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQ में हमसे क्या कहा जा रहा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 13 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो किस चीज़ में डिसॉल्व होते हैं? तो आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर और कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉर्मली डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है द ओनली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव अमंग अल्कली मेटल्स इज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है अल्कली मेटल्स के अंदर, हमें वो बताना है। तो अल्कली मेटल्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है फ्रेंशियम। ये हमारा राइट आंसर है। अगर आप अल्कली मेटल्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फिर फ्रेंशियम। तो हमारे पास सीजियम और फ्रेंशियम, देखिए फ्रेंशियम सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। फ्लेम टेस्ट इसमें से कौन नहीं देता?
ऑप्शन है कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम ये सब ग्रुप 2A से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 2A के अंदर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। 2 एलिमेंट्स ग्रुप 2A में 2 एलिमेंट्स डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। अब वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट है बेरिलियम और दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखें बेरिलियम तो मौजूद नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम और बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है और इनकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इनकी इंथैल्पीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम तक आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तो हम इस ट्रेंड को अभी मॉनिटर कर चुके हैं कि जब जब साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखें किसका साइज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखें कि सीजियम का साइज बड़ा है और लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम से सीजियम तक आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको ये सब बातें क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, इसकी वीडियो को ऊपर आई के बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका पार्ट 1 वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये सारे ग्रुप ट्रेंड्स की बात की गई है। या अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है जहाँ पर ये सारी वीडियोस लाइन से मौजूद हैं। वहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर खोलें और ये वीडियो 1 आप देख लीजिए ताकि आपको सारे ट्रेंड समझ में आ सकें। साथ ही साथ ये MCQs जो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करवाए जा रहे हैं, ये MD-CAT या E-CAT की तैयारी के लिए इनफ नहीं है। अगर आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है जहाँ पे आप मकसद ऐप पे जाकर E-CAT या MD-CAT का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको 6000 से 8000 तक MCQs मिल जाएंगे, जिनकी सोल्यूशन वीडियोस भी आपको हाथों हाथ मिल जाएंगी, जो कि आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगी। आइए हम अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल्स इन ग्रुप 1A। अल्कली मेटल्स का ऑर्डर ग्रुप 1A के अंदर क्या होता है? तो अल्कली मेटल्स का ऑर्डर होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। नेक्स्ट MCQ में हमसे क्या कहा जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पे कहा जाता है सोडा ऐश। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है और इसको कहा जाता है सोडा ऐश। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में कहीं पर सोडा ऐश मौजूद नहीं है, तो देखिए फिर कौन सा सही आंसर होगा? फिर वॉशिंग सोडा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। यानी कि एग्जैक्ट सही आंसर तो नहीं है ये, लेकिन बहुत करीब है सही आंसर्स के, तो वॉशिंग सोडा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बाकी 3 ऑप्शंस क्यों गलत हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। लाइम सोडा यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिमिलरली कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये तीनों ऑप्शंस करीब तरीन ऑप्शन मतलब Na2CO3 के करीब तरीन भी नहीं है, तो इसीलिए तीनों ऑप्शंस गलत हैं और वॉशिंग सोडा यहाँ पर बहुत करीब है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं MCQ नंबर 20 की। तो MCQ नंबर 20 के अंदर कहा जा रहा है कास्टिक सोडा इज। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था कि कास्टिक सोडा बराबर होता है NaOH के, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज। बेकिंग पाउडर का कॉमन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो देखिए बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यही इसका कॉमन इंग्रेडिएंट भी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बाय द वे NaHCO3 जो है NaHCO3 इसका पूरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है कि Na2CO3.10H2O ये क्या है? Na2CO3.10H2O एक्चुअली में वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर वॉशिंग सोडा का कोई ऑप्शन गिवन है? बेकिंग पाउडर गिवन है, वो तो ठीक आंसर नहीं है। बेकिंग सोडा भी गिवन है, वो भी ठीक आंसर नहीं है। मिक्सचर ये तो सही आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मिक्सचर का प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता और यहाँ पर तो प्रॉपर फॉर्मूला गिवन है। अब सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, हाइड्रेटेड वाटर मौजूद है, तो इसके अलावा कोई और सही आंसर नहीं हो सकता।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि हेजन क्लेवर प्लांट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। जो हेजन क्लेवर प्लांट है वो किस चीज़ की मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हेजन क्लेवर प्लांट से हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हेजन क्लेवर प्लांट से हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बाय सॉल्वेज अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस एक्चुअली है, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और उसके बाद कहा जा रहा है रॉ मटेरियल्स क्या होंगे। देखिए अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के अंदर पूछा जा रहा है, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में ये पूछा जा रहा है कि इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे। तो आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। हमारे पास अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के अंदर 3 रॉ मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, नमक का सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट होनी चाहिए, अमोनिया गैस होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए। तो अगर अगर इन सबको कंबाइन करके देखा जाएगा तो NaCl या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना और अमोनिया गैस। तो ये हमारे सही आंसर है। प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होंगी यहाँ पे वो भी देख लेंगे। प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडा ऐश Na2CO3 या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये हमारी प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं। आइए जरा देखते हैं ऑप्शंस में। सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखें यही सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना भी आ रहा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया गैस और वाटर का मिक्सचर भी आ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बाय द वे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे अमोनिया गैस तो नहीं आ रही। बात एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया गैस को अलग किया जा सकता है, तो वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी पे फोकस करेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, और हमें ये पता है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, रॉ मटेरियल्स के अंदर नहीं आता। तो ये रॉन्ग चीज़ है, गलत ऑप्शन है। यहाँ पर इसी तरह देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2CSO4.2H2O। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला कहीं पर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास, बल्कि मैंने गलत लिख दिया है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4.2H2O इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज। ब्लीचिंग पाउडर का जनरली क्या फॉर्मूला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। 27 के अंदर पूछा जा रहा है कि इप्सम सॉल्ट इज अ हाइड्रेट ऑफ। इप्सम सॉल्ट इसमें से किस चीज का हाइड्रेट है। तो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। अब मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर आ रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि या तो CaSO4.12H2O लिखा होगा, तो ये भी सही आंसर है, या फिर CaSO4 लिखा होगा, तो ये भी सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर CaSO4.H2O मौजूद है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। CaSO4.2H2O मौजूद है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, और इसीलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करें MgSO4 वाला ऑप्शन भी, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। रह गया हमारे पास ऑप्शन बी CaSO4.H2O। तो हमारा राइट आंसर है, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क किया था। आइए आगे बढ़ते हैं 29 पे। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 के अंदर पूछा जा रहा है सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइटिकली मैन्युफैक्चर्ड। सोडियम को इलेक्ट्रोलाइटिकली यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। कौन से प्रोसेस से। तो सोडियम को मैन्युफैक्चर किया जाता है डाउन्स प्रोसेस से। डाउन्स प्रोसेस में हम सोडियम क्लोराइड जो प्योर नमक होता है उसकी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और सोडियम को अलग करते हैं, क्लोरीन को अलग करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा जा रहा है सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर
यानी कि वो चीज़ जो पानी को साफ करने के लिए यूज़ की जाती है, पानी की सफाई के लिए यूज़ की जाती है, वो सब्सटेंस, वो चीज़ कौन सी है, वो केमिकल कौन सा है? कास्टिक सोडा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, जिप्सम नहीं, ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल यूज़ किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट करता है क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर का अपना फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का अपना फॉर्मूला होता है CaOCl2। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो ये लिबरेट करता है क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें, यहाँ पर ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है और क्लोरीन गैस पानी को साफ करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है, सोडियम अमलगम इज एन अलॉय ऑफ। सोडियम अमलगम किस चीज का अलॉय होगा? सोडियम से तो साफ जाहिर है कि सोडियम आएगा। अमलगम कहा जाता है मरकरी के कंपाउंड्स को, तो मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम एंड मरकरी। एमसीक्यू नंबर 33 के अंदर कहा जा रहा है, सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। सॉल्वेज प्रोसेस किस लिए यूज किया जाता है? तो सॉल्वेज प्रोसेस यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए, या साथ साथ में सोडा ऐश बनाने के लिए, Na2CO3 बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम रॉन्ग ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश, इसी का फॉर्मूला है Na2CO3। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमसे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है 34 पे, नेल्सन सेल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। नेल्सन सेल या कैसनर कैलनर सेल, नेशनल सेल और कैसनर कैलनर सेल, ये दोनों ही सेल यूज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3, NaHCO3 और NaCl इज द रॉन्ग ऑप्शन, आर द रॉन्ग ऑप्शंस। 35 के अंदर कहा जा रहा है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड। बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है? तो अभी हमने बात करी थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 34 के अंदर हमने बात करी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसनर कैलनर सेल से बनाया जाता है और नेल्सन सेल से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कैसनर कैलनर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि डाउन्स प्रोसेस ये रॉन्ग ऑप्शन है, अमोनिया सॉल्वे या सोडा प्रोसेस ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, या नन ऑफ द अबव ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। हमने 36 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11 के कवर किए हैं, लेकिन हम सबको अंदाजा है कि ये सब एमसीक्यूज काफ़ी नहीं है एमडीकैट की तैयारी के लिए। आमतौर पे एमडीकैट के अंदर स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना ईकैट या एमडीकैट का कोर्स बाय कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।